Today is the first day of CARE. CARE stands for Clinical Advances in Respiratory Education. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में। मैं डॉक्टर पी बोसु। मैंने माय सुपर स्पेशलिटी इन पल्मोलॉजी। मैं पल्मोलॉजी, क्रिटिकल केयर, स्लीप डिसऑर्डर, रिहैबिलिटेशन, होम केयर के ऊपर काम करता हूँ। 20 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने एमडी इंटरनल मेडिसिन के बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है रेस्पिरेटरी में, क्रिटिकल केयर में, स्लीप में, कई फेलोशिप्स किए। मैं नेशनल हार्ट स्पोर्टिस के साथ जुड़ा हूँ और मेरा अपना एक फाउंडेशन है, सांस फाउंडेशन। कई देशों में हम इसके ऊपर काम करते हैं। बेसिकली हमारा काम है एडवोकेसी, गुड प्रैक्टिस। हम क्लिनिक्स इन चेस्ट मेडिसिन, क्लिनिकल प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये सब रन करते हैं। हमारा एक और सेक्टर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं जिसका नाम है सक्षम। हम गरीब बच्चों को ट्रेन करके प्लेस करते हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। मैं मैनकाइंड का बहुत ही आभारी हूँ, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, केयर इनिशिएटिव, जिसका नाम है क्लिनिकल एडवांसेस इन रेस्पिरेटरी एजुकेशन। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि एक कोविड काल के बाद, ये 3 साल के बाद लोगों की नज़रिया पूरा बदल चुका है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही जिसको हम कहते हैं नॉन एम्पैथेटिक रिलेशनशिप देखे, एक कैजुअल अप्रोच देखा है कोविड में। कुछ हम डर गए थे, कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इंस्टीट्यूशंस में लोग चले गए थे, लोग तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए एक महामारी अजीब व गरीब एक दिशा ले गई थी। मतलब कहीं ऐसे हादसे हुए हैं, लोग आज तक भी उस हादसे के उस तरह के दर्दनाक जो घटनाएं घटी है, लोग उसमें से निकल नहीं पा रहे। तो एक किस्म का कुछ मीडिया ने उसको भी हाइप किया कि ओवरऑल मैंने एक कैओस देखा कोविड काल में, आप लोगों ने भी देखा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के भी घाटा हुआ है कि हर जगह, ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल्स के साथ लोगों के साथ घाटा नहीं हुआ, कई लोगों को हमने गंवाया। बट एक चीज़ मैं ऑलवेज कहता हूँ, हर एक प्रोफेशन का अपना एक जॉब रोल होता है। जैसे भगवद गीता का पहला चैप्टर है कि जैसे अर्जुन जब लड़ाई करने पहुंचा तो कहता मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण भगवान कहते क्यों नहीं लड़ोगे? तो कहता मैं अपने भाई के साथ नहीं लड़ सकता, चाचे के साथ नहीं लड़ सकता, टीचर के साथ नहीं लड़ सकता, किसी के साथ नहीं लड़ सकता। ये हमारे लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहने के चक्कर में वो अपनी उसने सोचा कि मैं भिक्षु बन जाऊंगा। ये पहला चैप्टर है भगवद गीता का। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हें क्या मतलब है, तुम एक क्षत्रिय हो, तुमने काम सीखा है धनुष चलाने का, नंबर 1 अव्वल दर्जे का धनुष चलाते हो, आप अपना काम करो, जॉब रोल करो। तो यही समझाया उसने सिर्फ 1 घंटा। कहते तू अपना जॉब कर, तेरे को क्या मतलब है कौन आगे है, तेरा भाई है, चाचा है, टीचर है, अपना जॉब कर और खत्म कर। इसी को हम कर्म कहते हैं जो हमारी फिलोसफी में। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अपने काम करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है, अगर भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है डॉक्टर बनने का, और मेरा फील्ड है पल्मोलॉजी, या लोग लंग डिसऑर्डर्स में मर रहे हैं, तो मेरे को वो चैप्टर याद आया भगवद गीता का कि देखो अपना काम करो, क्या होगा देखी जाएगी, करना तो है ही, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी पेशेंट देखते हैं, हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि मरीज आएगा कि नहीं, मरीज को बताना चाहिए कि नहीं, उसको सांस की तकलीफ है बच्चे को बताना चाहिए कि नहीं। हमें एकदम क्लियर हेडेड, ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखना चाहिए। और मैंने देखा कि ये जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए रिश्ता। अगर आपके साथ मैं एक परिवार के तरह जुड़ना चाहता हूँ, मेरा ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे को पल्मोलॉजी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया तो आप मेरे को रेफर करो, नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी अपना किस्मत का खाता है, वो अपने पेशेंट उसी के होने चाहिए। रेफरल सिस्टम में बिलीव ही नहीं करता मैं समझता हूँ कि अगर आप एक फील्ड में आपने नॉलेज गेन किया है, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, गैस्ट्रो हो, फिजिशियंस प्रैक्टिस हो या पल्मोलॉजी हो, आपका दायित्व बनता है प्रचार करना, डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज। यही फर्क है पंडित और विद्वान के अंदर। पंडित अपने पास रखता है कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा, और विद्वान कहता है मैं बांटूंगा। हमें एक स्कूल टीचर अप्रोच होना चाहिए, जैसे वो अपने स्टूडेंट को इसलिए पढ़ाता है, ये नहीं कि कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईटी बनेगा, ये सोच के बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, आगे कुछ करेंगे, यही है ना वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो दोस्ती है एक परिवार की तरह होनी चाहिए। अगर आप एक एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास अगर 100 फैमिलीज हैं, अगर उस 100 फैमिलीज को अगर आप अच्छी तरह काम करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी अगर मैं अपनी जगह ठीक काम करूं। तो इसमें सीनियर जूनियर की कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जब मुश्किल घड़ी आएगी तब उसको डिस्कशन हो सकता है। बट एक आम निमोनिया इलाज करने के लिए, टीबी इलाज करने के लिए, कोविड इलाज करने के लिए, एस्मा इलाज करने के लिए, सीओपीडी इलाज करने के लिए हमें कोई रेफरल की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना काम ठीक करना चाहिए।
और आज की तारीख में अपना काम अगर हम ठीक ना करें तो मरीज को पता चल जाता है, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत इजीली इंफॉर्मेशन। कुछ ना करो तो क्वारा में डाल दो, बता देगा कि इसका क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हमें जो, और सबसे अच्छी बात क्या है रेस्पिरेटरी साइंस का, एज ए पल्मोलॉजी का, 80% हमारी जीविका इसके साथ है, क्योंकि नजला, जुकाम, खांसी, कोविड, गला खराब, छाती में दर्द, प्लूरल इफ्यूजन, ट्यूबरकुलोसिस, इसी में इतना कुछ है, आदमी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो 80% काम अगर अच्छा कर ले तो हमें काहे को किसी से डरना है, किसी को करना है। बट हम देखते हैं फिर भी प्रेस्क्रिप्शंस सिस्टमैटिक नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? हो सकता है हम बहुत बिजी हो सकता है हमारे कहीं इनसिक्योरिटीज हो सकता है हम सोच रहे हैं कि शायद मरीज दोबारा नहीं आएगा। कई बातें हो सकती है इसकी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उत्तर वितर्क में नहीं जा रहा, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक अगर सीओपीडी आता है मेरे पास इलाज करना, मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सबसे पहला पॉइंट लिखना चाहिए कि तुम तंबाकू लेते हो या नहीं, आपको तंबाकू छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट एक प्रेस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वो अलग बात है, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीछे से वो 20 सिगरेट पी रहा है और आप इनहेलर लिख रहे हो, वो कोई इलाज नहीं है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पेशेंट्स एजुकेशन और हमें बेसिक चीजें पेशेंट को अगर हम डिसमिनेट करें, वो काम करना है। देखिए, मैं पिछले 20 साल में साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे चारों तरफ फिजिशियंस हैं, सारे पेशेंट देखते हैं। मेरे को कभी कहीं जाके सॉलिसिट करना नहीं पड़ा पेशेंट के लिए, और ना मैं चाहता भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे जो आता है मैं दोस्तों के तरह दूसरों के साथ शेयर करूंगा, और दोस्ती होनी चाहिए। इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे पास रेफरल हो, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपना काम अच्छा करो। तो हम लोग इसी सोच के, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मैनकाइंड, उन्होंने बोला कि हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में ये नॉलेज डिसमिनेशन करेंगे ताकि अपना काम हम खुद अच्छा कर पाए। कोई रेफरल बेस नहीं, जरूरत पड़े तो आपको, अगर आपकी श्रद्धा है, जब आपको लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तब डिस्कशन हो सकती है, और वही मीटिंग में भी डिस्कशन हो सकती है। तो आज का जो पहला चैप्टर हमने कोविड रखा है। मैंने देखा कोविड के लिए लोगों के अंदर आज भी कंफ्यूजन है, और पोस्ट कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ लोग मानसिकता लेके आ जाते हैं, क्योंकि आज भी कोविड को झेल नहीं पा रहे। वो सोचते पता नहीं क्या हुआ था कोविड, मेरे नियर डियर की डेथ हो गई, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। हाइपर वेंटिलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंटिन्यूसली बैठे बैठे सांस लेते हैं लोग, उसको एस्मा की तरह इलाज करते हैं, कोई उसको निमोनिया की तरह इलाज करता है, वो अलग चीज है। कुछ लोगों में कोविड के कारण लंग्स के अंदर सुकड़न आ गई, जिसको हम लंग फाइब्रोसिस कहते हैं, वो कहते हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। उसका इलाज क्या है वो भी जानना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनको नजला जुकाम हुआ है, खुद ही एंटीजन टेस्ट कर लिया, कोविड है, हल्ला करने लग गए कि कोविड हो गया, कोविड हो गया। उनको ये समझाना पड़ेगा, रिएश्योर करना है, अब जो कोविड है वो वैक्सीन वायरस है, वो हल्का कोविड है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, उसको रिएश्योर करना है। तो भय को, इनसिक्योरिटी को, अज्ञान को, जो भी है उसको ठीक तरीके से क्लियर कर दो। वो तभी हम क्लियर कर पाएंगे जब खुद हम नॉलेजेबल होंगे उस चीज के बारे में। तो हमें आना चाहिए कि कौन सा कोविड मेंटल हेल्थ से प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कोविड सिंपल सिम्टम से प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कोविड कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सा कोविड पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है, कौन सा कोविड अलग ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन से आ रहा है, क्योंकि कोविड किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व किया था एक समय की जब पीक कोविड था, और कौन सा कोविड लॉन्ग कोविड है। एक कोविड जो आ रहा है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड, हमारे देश में कम है, क्योंकि हमारे देश में हम मिलनसार एक दूसरे से बात करते हैं। अगर विदेश में आप देखोगे, अमेरिका देखोगे, यूरोप में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए लॉन्ग कोविड में। लोग कोप अप नहीं कर रहे हैं, किसी को मेंटल हेल्थ, किसी को डिप्रेशन, किसी को घुटने में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को मतलब परेशान है, सांस फूल रही है, तो ये लॉन्ग कोविड भी है। तो आज हम जो बात करेंगे कि पोस्ट कोविड एरा में कोविड को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये स्लाइड की तरफ आप देखिए। ये एक स्लाइड हर फिजिशियंस को, ये एक स्लाइड से सारा कोविड समझ में आ जाता है। ये क्या हम दिखा रहे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें हम दिखा रहे एक आदमी है जिसके नाक के आसपास सूजन है, गले में सूजन है, और उसको आंखों में इरिटेशन हो रही है, छींके आ रही है, गले में खराश है। अगर आप देखेंगे 10 में से 5 पेशेंट में आप देख रहे हो फोन करते, डॉक्टर साहब बुखार हुआ था, थकावट हो रही है, गले में खराश है, नजला गिर रहा है, छींके आ रही है, आंखों में इरिटेशन है। कोविड याद रखना, कोविड एक इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ये सबसे पहली चीज आनी चाहिए। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी के अंदर फर्क क्या है? कोविड शुरू में जब आता है तो वो 2-3 दिन के लिए इन्फेक्टिव कर सकता है, क्योंकि है वायरस, वो कमजोर वायरस है, उसको भी एक होस्ट चाहिए, इंसान चाहिए जिसमें वो पनप सकता है।
तो वो एक कमजोर वायरस है, शुरू में इन्फेक्शन रहता है 2 दिन, बट वो क्या करता है 3-4 दिन में, अब तो वैसे भी कोविड इतना माइल्ड हो गया, वो एक सूजन पैदा करके चला जाता है। यही प्रॉब्लम है कोविड में, इट बिहेव्स लाइक एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और आगे चल के इस इन्फ्लेमेशन को जब हम ठीक नहीं कर पाते, वही इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। किसी को गठिया रोग शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज जैसा प्रॉब्लम, उसको आज भी तकलीफ शुरू हो जाती है। किसी को थकावट शुरू हो जाता है, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम जैसा। किसी को क्रॉनिक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डायबिटीज अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज इस इन्फ्लेमेशन गले से शुरू होता है, ये धीरे धीरे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लाता है। और आप मानोगे नहीं डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड के ऊपर काम करना ही एक स्पेशलिटी बन चुका है। मुझे रिसेंटली नीति आयोग से मेरे को सम्मान मिला, जिसमें उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस की नहीं किया एज ए पल्मोलॉजिस्ट, एज ए फिजिशियन और जो भी, वो कहते हैं ये डॉक्टर साहब कोविड स्पेशलिस्ट है। तो अब एक कोविड स्पेशलिस्ट भी बन सकते एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि कोविड नहीं गया है, जाएगा नहीं। ये दोस्ती बनाने आया आपके साथ, रहने आया आपके साथ। ये इबोला वायरस जैसा नहीं है, आया वार किया, लोगों को मार के चला गया, नहीं है। ये मंगोल रूलर्स के तरह नहीं है, ये एक धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरह आपके साथ जुड़ने आया है। कोविड कभी नहीं जाएगा। आप हिस्ट्री देख लो, अमेरिका में आज भी कोविड है, ऑस्ट्रेलिया में कोविड है, एशिया में कंट्रीज में कोविड है, यूरोप में कोविड है, बट वो हल्का कोविड है। बट ये हल्का कोविड इन्फ्लेमेटरी है। अगर इन्फ्लेमेशन को अगर आप ठीक नहीं करोगे, यही लॉन्ग कोविड हो जाता है, क्योंकि आपके फिर गठिया रोग होगा, फिर आपको कमर में दर्द होगा, फिर आपको थकावट होगी, फिर ब्रेन में भी स्वेलिंग आएगी, फिर आपको थोड़ा डिप्रेस फील करोगे। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं फिजिशियंस को, कोविड इज जस्ट लाइक सूजन, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। शुरू में अपर इन्फ्लेमेटरी होता है। अपर इन्फ्लेमेटरी मतलब नाक के पीछे वाला, साइनस, गला, बस इतना ही है। अगर आपके पास कोई भी कोविड सिम्टम्स लेके आता है, हल्का बुखार, सूजन, गले में खराश, खरखर कर रहा है, जो नॉर्मल एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, मेरे ख्याल से 10 में से 8 पेशेंट ऐसे ही देखते हैं हम, वो एलर्जिक भी हो सकता है, वो कोविड भी हो सकता है, वो इन्फेक्टिव भी हो सकता है। तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? देखो, अगर वो एलर्जिक है, उसमें भी ऐसे सिम्टम्स होंगे, उसमें भी नजला, जुकाम, खांसी होगी, उसमें भी रेशा गिरेगा। बट जो एलर्जिक सिम्टम्स होंगे, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पूछोगे कि हर सीजन में होता है आपको, परिवार में किसी को होता है, क्या आपको एस्मा के? तो कोविड और नॉन कोविड में सिम्टम सेम है, सिर्फ एलर्जी में आप रिकरेंट और रिपीटेटिव देखोगे हिस्ट्री। सिर्फ 2 मिनट पूछना है आपको कि आपको पिछले साल भी हुआ था, कहता हाँ, कहता 3 साल पहले भी हुआ था, कहता हाँ बचपन से ही हो रहा है। इसके मतलब आप कोविड हैंडल नहीं कर रहे, चाहे एंटीजन टेस्ट करो चाहे ना करो, आप एलर्जी के उसकी अप्रोच टोटली अलग है। सो मे बी यू आर हैंडलिंग एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। दिल्ली में तो हर छठा पेशेंट, हर दूसरा पेशेंट मैं एलर्जिक राइनाइटिस देखता हूँ, इसको दिल्ली कफ भी कहते हैं, इतना ज्यादा पोल्यूटेड है। तो ये कोविड नहीं है। कोविड को कभी भी आप अपनी बायोकेमिकल टेस्ट से मेजर करने की कोशिश मत करना। सीआरपी कई बीमारियों में हाई होता है, एलडीएच कई बीमारियों में हाई होता है, ऐसा नहीं है कि उसको कोविड है। तो याद रखना सबसे पहले हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। अगर उसकी एलर्जी की हिस्ट्री है, बार बार रिकरेंट कफ एंड कोल्ड होता है, नजला गिरता है, मौसम चेंज होने में उसकी सीजन होती है, वो कोविड नहीं है, वो एलर्जिक राइनाइटिस है। उसमें नेजल स्प्रे चाहिए, स्टीम चाहिए, गार्गल चाहिए, आईजी लेवल चाहिए थी। दूसरा है नजला, जुकाम, खांसी लेके आया, पूछो अगेन हिस्ट्री, आप देखोगे अगर उसकी हिस्ट्री ऑफ वीजिंग एस्मा हो सकता है, उसका एस्मा हिस्ट्री है, उसकी पीक फ्लू मॉनिटरिंग, ये सब चीजें मॉनिटरिंग करके एस्मा हिस्ट्री करो। एक तो ये हो गया। अगर मान लो तो सबसे पहले ये जो सीजन जो चल रहा है, जो आगे चल के कम से कम 2-4 साल और रहेगा, कि सर मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही है, छींकें आ रही है, थोड़ा फेवरिश फील हो रहा है, गले में रेशा गिर रहा है, ये ओमिक्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर ओमिक्रॉन है तो आपको इलाज ठीक से करना है। अगर वो एलर्जिक हिस्ट्री नहीं है तो करना क्या है? करना क्या है? मैंने क्या बोला, ये सूजन है, शुरुआत ये इन्फ्लेमेटरी। और सूजन कैसे पैदा करता है? ये आता तो है इन्फेक्टिव जर्म के तरह, बट बॉडी के अंदर एक एलर्जिक प्रोसेस क्रिएट करता है। बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे ऑटोइम्यून में नहीं होता, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज,
IL-6 इंटरल्यूकिन ये सब शुरू हो जाता है, एक उथल पुथल शुरू हो जाती है। अगर आप देखते हो ये बुजुर्ग है, एल्डरली है, ज्यादा बाहर नहीं निकलता, डायबिटिक है, तो इसको बहुत सीरियसली लो क्योंकि ये लॉन्ग कोविड में चला जाएगा। तो कोमॉर्बिड, तो पहला क्या मैंने बोला, एलर्जी हिस्ट्री लो, अगर रूल आउट हो जाता है फिर उसकी कोमॉर्बिडिटी देखो, उम्र क्या है उसकी, क्या उसको मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है डायबिटीज, क्या उसको कोई रीसेंट कार्डियक हिस्ट्री है कि नहीं, बाईपास ये सब कार्डियक हिस्ट्री देखो, कोई इम्यूनोलॉजिकल हिस्ट्री देखो, उसकी कैंसर हिस्ट्री देखो। अगर कोमॉर्बिडिटी स्ट्रांग है, बहुत एग्रेसिव इसको ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि बहुत सारी दवाई देगा, आप मॉलिक्यूलर ये सब नहीं दोगे, आपको इसकी इन्फ्लेमेशन अगले 7 दिन में खत्म करनी है, क्योंकि यहां से शुरू हुआ है किसी भी तरीके से। तो जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसमें नजला, जुकाम, खांसी, एक कोमॉर्बिडिटी हाई रिस्क पेशेंट में हो रहा है, उसको बोलो तू स्टीम ले, गार्गिल करता जा, बीटाडीन गार्गल स्टीम, और हम हर एक को जल नीति करवाते हैं। नेजल वॉश, नेजल वॉश की वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, बहुत सिंपल है, एक तरफ से डालोगे, दूसरी तरफ आप अपने क्लिनिक में भी करवा सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, नेजल वॉश करवा, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। वन ऑफ द रीजन ये बच्चे भी कहेंगे हमारा कोविड में रिजल्ट्स कम से कम, हमें पता नहीं कितने हैं, आज भी हम इंटरनेशनल इतने पेशेंट्स को देखते हैं, हमारा कोविड कॉम्प्लिकेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, हमें भी नहीं हुआ, लोग कहते हैं आपको क्यों नहीं हुआ, हमने तो सबसे ज्यादा देखा, बात ये नहीं कि हम लोग सुपर ह्यूमन बीइंग है, हमने ये 3 रूल्स को फॉलो किया, क्लींजिंग क्लींजिंग क्लींजिंग। अपर रेस्पिरेटरी में जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, एक नेजल स्प्रे आता है, सलाइन स्प्रे आता है, आजकल कई नाम से आता है, नेजो क्लियर के नाम से आता है, फिजियोमार, स्टीम की यूज करो, गार्गल, बीटाडीन यूज करो, नेजल वॉश करो, करवाते ही जाओ पेशेंट को साथ देने, कहते तू कर, दवाई का कोई रोल नहीं है इसमें, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, जरूरत पड़े एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज करो, पर यहाँ एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लोग क्यों एजिथ्राल लिख देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन लिख देते हैं, जहां जरूरत है, जहां आपको लगता है कि फीवर परसिस्ट कर रहा है, कलर ऑफ द फ्लेम चेंज हो गया, येलो ग्रीन हो गया, यस सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, आप डालिए एंटीबायोटिक डालिए, बट आपको सबसे पहले दूसरी बात क्या है, इन्फ्लेमेटरी है, जब भी इस तरह के सिम्टम है, यू हैव टू यूज नेजल स्प्रे, फ्लूटिकाजोन स्प्रे जरूर यूज कीजिए। मैनकाइंड का बेहतरीन एक स्प्रे आता है, जो अभी मैं आपकी तारीफ कर रहा था, फ्लूटीवेज करके, इनका बहुत अच्छा स्प्रे आता है, तो स्टीम, गार्गल, नेजल वॉश या नेजल स्प्रे करो, आपका कोविड सुरक्षित है, इतना ही करना है। अगर ये छोड़ के बाकी चीजें आपने एंटीबायोटिक लिख के भेज दिया, अगर वो इन्फ्लेमेशन तो ठीक हो जाएगा, कोमॉर्बिडिटी अगर उसकी हाई वो आगे चल के लॉन्ग कोविड में चला जाएगा, मेरी बात लिखवा दो। ये तो एक पहला सीख है। दूसरी बात है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, इसको थोड़ा आज सिर्फ 2 स्लाइड के ऊपर ही काम होगा, इसी में आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, ये स्लाइड में कोविड का पूरा ज्ञान मिलेगा आपको, पूरा ज्ञान मिलेगा। अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर सकते हैं, हल्का सा और एनलार्ज कर सकते हैं, हाँ ठीक है। पहला सबसे पहला क्या मैंने लिखा, एजुकेशन एंड डिजीज मॉनिटरिंग, उसमें क्या क्या करोगे, पेशेंट को एजुकेट करो अबाउट द डिजीज की, देखो ये कुछ नहीं है, हल्का वायरस है, गले में रेशा गिरता है, सूजन है, ठीक हो जाओगे, और इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स एंड स्कोर देखो। अगर उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स में अगर आप ज़्यादा देख रहे हो कि उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, बलगम ज़्यादा हो रहा है, फीवर हाई ग्रेड है, उसको बाकी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन, उसके मार्कर्स करवा लो। कौन कौन से मार्कर्स करवाओगे, CRP करवा लो, डी डाइमर करवा लो, LDH करवा लो, IL-6 करवा लो, CBC करवा लो। अगर आपको लगता है सिस्टमिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, उठ नहीं पा रहा, बुखार नीचे उतर नहीं रहा, शुगर अनकंट्रोल्ड जा रहा है, देन ओनली, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरा चैप्टर, कोविड एक वायरल डिजीज है, इसमें कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये होस्ट वर्सेस पैरासाइट है, होस्ट को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, नहीं तो पैरासाइट वार करके चला जाएगा। टीबी में भी यही रूल है, होस्ट वर्सेस पैरासाइट। पैरासाइट कैसे स्ट्रांग होगा, जब अगर होस्ट वीक होगा, तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड काउंसलिंग, पहले दिन से उसको हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन में डाल दो,
इंक्रीजेस इम्यून सिस्टम। न्यूट्रिशन को हमने सबसे ज्यादा, अगर कोविड काल में इतनी डेथ्स हुई है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है इंस्टीट्यूशन में, किसी ने मरीजों को खाना नहीं खिलाया ठीक से, डरे हुए थे। आप समझ गए ना, ड्रिप लगा दिया, न्यूट्रिशन 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 न्यूट्रिशन। उनको बोलो चना खाओ, पनीर लो, योगर्ट लो, दूध पियो, दाल से रोटी खाओ, रोटी से दाल मत खाओ, दालें लो, सोया लो, मुर्गी खाओ, फिश लो, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। वी हैव मेड, हमारे जितने पेशेंट डिजिटली हम देखे हैं, डॉक्टर साहब भी बताएंगे, डायबिटिक के अलग डाइट, नॉन डायबिटिक, हर एक को कुड़क करके भेज देते थे कि इसको फॉलो करना है, ऐसे ही चलो। और कैसे? 3 लार्ज मील्स नहीं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, नहीं तो वायरस पकड़ लेगा आपको। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे करोगे? सुबह के 5 सीड दे दो। सीड्स कौन सा है? चना हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, किया सीड्स हो गए, वॉलनट हो गए, ज्वार बाजरा रागी, ये 5 रोस्टेड सीड्स पहले सुबह के सीड्स ले ले। फिर ब्रेकफास्ट में सीरियल ले ले, प्रोटीन ले ले, वगैरह वगैरह, रोटी सब्जी जो ले। फिर हम कह रहे हैं उसके बाद फल ले ले, फिर लंच से पहले थोड़ा स्प्राउट ले ले, फिर लंच के बाद 4 बजे स्नैकिंग का थोड़ा सा, फिर डिनर से पहले दाल को सूप पे, मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू, वही 3 लार्ज मील्स को हम तोड़ तोड़ के बार बार दे रहे हैं। ये सेकंड कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन कोविड है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। और आज की तारीख में बहुत ज्यादा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स स्नैकिंग करवा सकते हैं, हाई प्रोटीन, सोया है, पनीर है, दालें हैं, बेक राजमा दे सकते हैं, रोबिया दे सकते हैं, अंकुरित दाल दे सकते हैं, चपटा चना दे सकते हैं, स्नैकिंग। इसको न्यूट्रिशन इज द सेकंड चैप्टर। तो याद रखिएगा, एलर्जी को हिस्ट्री रूल आउट करने के बाद, कोमॉर्बिडिटी देखने के बाद, अगर आपको लग गया ये कोविड है, हो सकता है, और एंटीजन पॉजिटिव है, नहीं है, जो भी है, न्यूट्रिशन। फिर आता है कोविड। आप भी समझ सकते हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। कोविड हो गया, कोविड हो गया, कोविड हो गया, आगे बढ़ेगा नहीं पता। तनाव तो होता है, हर एक को तनाव होता है। तनाव में क्या होगा? पल्स बढ़ेगी, घबराहट होगी, सांसें तेज होगी, नींद खराब होगी। तो इसलिए कोविड में स्ट्रेस एंजाइटी सेशंस होने बहुत जरूरी है। उसको रिलैक्स करवाओ, उसको बोलो सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम लोग, आज के सेशन नहीं है, हमारा अलग से मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस सेशंस इन कोविड है, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, लॉजिकल, इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं हम लोग। देखो, इंसान 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का इंसान होता है इमोशनल होता है, रो देता है वो, और दूसरा पेशेंट होता है घबरा जाता है, वो एंजाइटी वाला। एंजाइटी वाला हमारा फ्रंट वाला ऑफ द ब्रेन होता है, फ्रंटल लोब। आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, घबरा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, बौखला रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, दिस इज फ्रंटल लोब। उसमें चाहिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप उसकी कॉग्निटिव में उसको रीएश्योर करवाओ बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोर टेक्निक से। ये बहुत स्किल्ड टेक्निक है, तभी हर डॉक्टर को एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, तभी हम डॉक्टरी कर पा रहे, नहीं तो हमारे पास क्यों भेजेंगे लोग पेशेंट, क्योंकि वी आर स्पेशलिस्ट। तो हर डॉक्टर की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आना चाहिए, जिसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर साहब हमारे थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव का मतलब है जैसे आप सोचोगे वैसे आपकी बिहेवियर होगी और वैसी आपसे एक्शन होगा। मैंने देखा, अगर आप सोचो कि मेरे को कोविड हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को उसी को कॉम्प्लिकेशन होने लग जाते हैं। आप देखिए, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो गरीब है, जो ठेला खींचते हैं, किसी को कोविड क्यों नहीं हुआ? इनको कोविड हिट ही नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि कोविड क्या हिट करेगा, हमें तो रोटी चाहिए रोज का कमाने का। वो धूप में गए, मेहनत किया, पॉजिटिविटी रही। पॉजिटिव हेल्थ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। याद रखिएगा, इससे बड़ा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं है कि उसको पॉजिटिव सोचना। वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम, हमारे पब्लिकेशन हम कर रहे हैं कि वाई वन सेक्शन। एक तो उनको धूप लगी, उसकी बात मैं बताऊंगा। धूप से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने धूप नहीं लगी उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हुई है, उन्हीं को कोविड कॉम्प्लिकेशन हुआ है। क्योंकि जैसे सूर्य किरण हमारे शरीर में सुबह उठ के आंखों में आता है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक निकालता है, स्टेरॉइड निकालता है, जिससे बॉडी प्रोटेक्टेड रहता है। इसलिए जिन लोगों को धूप लगी है पूरे दिन, उसको कोविड कॉम्प्लिकेशन हुआ ही नहीं। और रात को जिन्होंने लैपटॉप वगैरह नहीं चलाया,
तो उसमें क्या होता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है, क्योंकि सूर्य भगवान से हमारा स्टेरॉइड रिलीज होता है दिन में, और रात्रि से मतलब अंधेरे से हमारे शरीर में मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन और स्टेरॉइड के कारण हम बचे रहते हैं, इसलिए गरीबों को नहीं हुआ कोविड, चाहे वैक्सीन लगे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, उनके आहार बहुत अच्छा है। 90% और ये लोग जो मेहनत करते हैं वो गलत शराब पीते हैं, तंबाकू लेते हैं, गुटखा पान मसाला लेते हैं, फिर भी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सन इज प्रोटेक्टेड, बिकॉज their biological clock was very good. So when your biological clock is good, you release more corticotropic hormones, anti-inflammatory, and when your melatonin is good, you sleep well. गरीब आदमी के पास इतने गैजेट्स नहीं है, वो अंधेरा होता ही सो जाता है, थक जाता है। हम लोग सो नहीं रहे थे, ना हम सो पा रहे थे, और दिन में हम पूरे आर्टिफिशियल लाइट पे थे, तो ना हमें बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट है, ना हमारा मेलाटोनिन। तो इसके ऊपर ना फिर आता है ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर फिजिशियन को आज के तारीख में ब्रीदिंग टेक्निक्स आना चाहिए कि कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हम दे पेशेंट्स को। इसके ऊपर हमारे बहुत सेशंस हैं, हम जुड़ेंगे आपके साथ। ब्रीदिंग टेक्निक्स में हम लोग बहुत सारी, हमारे अगर आप साइट्स पे पढ़ेंगे, हमारी अगर गूगल करेंगे हमारे साइट्स पे, हम पावर ब्रीदिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं, पोटाको ब्रीदिंग। बट बेसिक चीज याद रखिएगा, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। सांस में दो चीजें होती है, सांस लेना है, छोड़ना। छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम सांस अच्छा लेते हैं, ये बेसिक आना चाहिए। आप देखिए जितने भी सीओपीडी होता है, दे फाइंड डिफिकल्ट टू ब्रीथ आउट, क्यों? एयर ट्रैपिंग हो जाता है। क्योंकि अगर हम सांस छोड़ना लंबा होता है, सांस लेना छोटा होता है, समझिए ना। तो अगर लोगों को सांस छोड़ना सिखाओगे ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा सांस अच्छा लेगा। मैं एक सिंपल तरीके बता रहा हूँ, जैसे आप एक स्लिंकी बॉल या स्प्रिंग बॉल लोगे, उसको जितना फेंकोगे उतना वो वापस आएगा। मतलब जितनी आप, हमारा लंग से रबड़ की तरह है, जितना आप उसको स्क्वीज करोगे उतना वो खुलेगा। आप समझ गए? सो ब्रीदिंग आउट टेक्निक्स जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स, वो हम अलग तरीके, हम कई सारे, जैसे व्हाट इज कफ एंड हफिंग टेक्निक्स, व्हाट इज पॉस्चरल ड्रेनेज, व्हाट इज ब्रीदिंग विद आर्म मूवमेंट, ये सारी चीजें बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये लोग हम लोग काम करते हैं। फिर आता है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस का मतलब है आप के परसेंटेज ऑफ लंग कम है। मान लो आपकी लंग कैपेसिटी किसी कारण, कोविड से आपके लंग फाइब्रोसिस हो गए या लंग में निमोनाइटिस हो गए, बट अगर हम आपको मानसिक रूप में ब्रीदिंग टेक्निक से, रिहैबिलिटेशन से, अगर हम आपको सिस्टमैटिक और मोटिवेट कर दे, वही 50% लंग 70% का काम कर सकता है। ये खेल जिसको कहते हैं एंड्योरेंस। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी की माइलेज ज्यादा मिल रही है लो स्पीड पे, आप समझ गए ना। सो यू कैन कंट्रोल सर्टेन फंक्शंस बाय टेक्निक्स, व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर वर्किंग ऑन रिहैबिलिटेशन, इज कॉल्ड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हम काम कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, हमारा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इतना बड़ा काम है कि जो लोग कोविड में फंसे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये बियॉन्ड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ दवाई कुछ नहीं काम कर रही है। आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन टेक्निक्स देने पड़ेंगे, एंड्योरेंस, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है, एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल इसके लिए हमारा चलता है, इसलिए तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र जाना चाहिए। फिर आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंड। आपको पता है कोविड काल में लोगों ने दवा के स्टेरॉइड यूज किए। आधे प्रॉब्लम्स आज कोविड में इसलिए आते हैं क्योंकि आज भी हमने देखे पैर ढीले हो गए, मसल्स ढीले हो गए, हाथ ऊपर नहीं हो रहा। मायोपैथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट हैज टू बी एड्रेस्ड। और मायोपैथी के लिए अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, कोर, ये वेट ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, रेजिस्टिव बैंड ट्रेनिंग, सपोर्टिव मैनेजमेंट, ऑक्सीनेशन टेक्निक्स, ऑक्सीजन लगा के चलाना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये आप अपने सेंटर में कर सकते हो, आप अपने सेंटर में कर सकते हो। आपको खुशी नहीं होगी, ये मान लीजिए जो पोस्ट कोविड आ रहा, कह रहा है डॉक्टर साहब मैं परेशान हूँ, आप देख रहे हो मैंने उसको कैल्शियम लिख दी, विटामिन डी लिख दी, वो फिर भी परेशान है। बट अगर आप ये सारी चीजें उनको देने लग जाओ, वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। आप मानोगे नहीं, हमारी जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है 6 वीक्स का प्रोग्राम है, लोग कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। It's not they're not paying, they are paying because why they were paying, because they are benefited। ये जमाना बियॉन्ड मॉलिक्यूल्स का है, सिर्फ दवाई आपको सुरक्षित और संतुलन नहीं बना सकती, आपको यू हैव टू गो बियॉन्ड। तो वो सारी बातें हैं। फिर आगे चलना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत जरूरी है, ये आपको भी जरूरी है, मुझे भी। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन क्या होता है, बायोफील्ड्स, विजुअल इमेजरी। आज के तारीख में हमारे पास ये सिंपल फोन से हम बायोफील्ड दे सकते हैं, विजुअल इमेजरी दे सकते हैं, यूट्यूब से दे सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है जिससे हम उसको रिलैक्सेशन इमेज के जरिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगिक, ये सारी चीजें कर सकते हैं।
फिर वेस्टिबुलर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कोविड में आया। आप देखोगे कि आपकी नियर एंड डियर में भी देखोगे, जो कोविड से बच गए हैं, लंग्स जिनके कम ठीक हो गए, जिनकी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, वो चल नहीं पाते हैं। आप देखोगे ऐसे बहुत पेशेंट हैं, थोड़े नर्वस रहते हैं, सीधे लाइन में, उनको कहते हैं वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन। क्या होता है, जब आप बहुत दिनों तक एक कमरे में लॉक हो जाते हो, जब बहुत दिनों तक आपको मतलब आप डिस्टर्ब रहते हो मेंटली, तो आपकी वेस्टिबुलर सिस्टम जो है, जो हमारा बैलेंसिंग कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत बड़ा साइंस आ रहा है, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन इन कोविड। आप देखोगे, अगर आप इस तरह के पेशेंट देख रहे हो, कई वो लोग थे निकल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अकेले नहीं जा पा रहे, एक लाइन में चल नहीं पा रहे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बॉल एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, बैलेंस ट्रेनिंग, इससे हम ठीक करते हैं। ये 6 वीक्स का प्रोग्राम के अंदर हो जाता है, एक एक घंटे के लिए हम बुलाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोला, स्लीप। सो नहीं पा रहा, मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्लीप। 1/3 ऑफ लाइफ हम स्लीप में निकालते हैं। 24 घंटे के अंदर 8 घंटा तुम्हारी नींद है, तो एक्चुअली वी ग्रोइंग स्लीप। स्लीप में ग्रोथ हार्मोन निकलता है, स्लीप में ही हम मोटा होते हैं। गलत स्लीप से लोग मोटे हो जाते हैं, क्योंकि लेप्टिन रिलीज होता है, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर मेरा एक फील्ड है, स्लीप के ऊपर काम करते हैं। तो स्लीप हाइजीन, और स्लीप हाइजीन का मतलब है बायोलॉजिकल क्लॉक। पेशेंट को बताना पड़ेगा, अगर तू 10 बजे का सोने वाला आदमी है तो 10 बजे ही सोएगा, तू 2 बजे नहीं सो सकता, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। उससे पहले हम प्री स्लीप हैबिट्स क्या क्या करते हैं। प्री स्लीप हैबिट, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर संगीतकार गाना सुनाने से पहले जैसे आलाप करता है ना, आलाप इज प्री स्लीप हैबिट्स। आपको धीरे धीरे रिलैक्स होना है, नहाना है, अपने आप को रिकंडीशन करना है धीरे धीरे, तभी जाके, तो वो एक स्लीप हाइजीन। और लास्ट में हम कहते हैं आउटकम। ये सब करने के बाद आप देखो क्या वो ठीक से चल पा रहा है, उसकी लाइफ क्या है। फिर हम एक साइकोलॉजिकल स्कोरिंग देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम रेगुलरली कर रहे हैं, जिसका नाम है पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन। और ये लगता है बहुत बड़ी बड़ी चीज, ये कुछ नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में, अगर लाइफस्टाइल में, अगर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखोगे, आप देखोगे हर कोविड पेशेंट जिसको हो चुका है, किसी न किसी चीजों से वो परेशान है। आइदर वो मानसिक रूप में परेशान है, या स्लीप डिसऑर्डर से परेशान है, या उसकी मसल वीक हो रहे हैं, या वो दुबला होता जा रहा है, या वो मोटा होता जा रहा है, या उसकी विटामिन डी कम है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा गहराई पे सोचोगे तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी खुशी की चीज है, आप मरीज सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो कोविड काल का मतलब ये नहीं कि हमने उठा के कौन सी दवाई दे दें। तो पोस्ट कोविड का मतलब है हम डॉक्टरों को बियॉन्ड दवाई समझना पड़ेगा। सो वी हैव टू गो बियॉन्ड मॉलिक्यूल्स, और जिसका उत्तर है रिहैबिलिटेशन, पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन, जो हर डॉक्टर कर सकता है। एटलीस्ट हम बातें कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जैसे मैंने को दूसरी चीज मैंने बताना भूल गया था कि इंसान 2 प्रकार के होता है, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ एंजाइटी। इमोशनल वाले को हम रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं कि देखो तू दुख मत ले, ये ऐसा है, वो है रेप्ट है, वो अलग तरीका है, वो हिपोकैम्पस कंट्रोल करता है, और कॉग्निटिव बिहेवियरल हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप देखोगे आपकी अपनी प्रैक्टिस के अंदर अगर आप एक रिहैबिलिटेशन को जोड़ दो, एक साइकोलॉजी को जोड़ दो, एक सिंपल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन रख लो, आप देखोगे एक बेहतरीन काम करोगे। और मैं आप इसको एक अपने आप को कोविड एक्सपर्ट कह सकते हो। एक कोविड एक बहुत बड़ा फील्ड है, और आप मानोगे नहीं, इन पेशेंट को मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये लंग्स की बात नहीं है, इनकी वो भी इफेक्ट हो जाता है, हार्ट भी इफेक्ट हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, इनके वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, वीएफसी। तो आज का यही सेशन था कि कोविड को, जबकि ये हल्का कोविड है, बट आप उसको देखो किसको हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं हो वैक्सीनेशन दिया, वो सिर्फ इसको इन्फ्लेमेटरी की तरह ट्रीट करो और इन्फ्लेमेशन को बढ़ने दो। ये हमारा कहना था, यहाँ से हमने शुरू किया। तो यही हमारी पहला सेशन है केयर में, और आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम लोग मिलजुल के ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी टॉपिक में शेयर करेंगे। बस यही मेरे को ये संक्षेप में ये 2 स्लाइड डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच। सर अभी टी आ रही है सर। सर अब मैं आपके